Hello friends, today we will start IGST Act. प्लेस ऑफ सप्लाई भी अपन यही डिस्कस करेंगे और चैप्टर 14 स्टडी मेट का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट अंडर जीएसटी वो भी अपन यही डिस्कस करेंगे। सीए फाइनल आईडीटी। सबसे पहले अपन बात करते हैं इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है। इंटर स्टेट सप्लाई सेक्शन 7 के अंदर दिया गया है, जिसके अंदर क्या कहा गया है, सप्लाई ऑफ गुड्स जहाँ पर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई टू डिफरेंट स्टेट के अंदर में या फिर टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी या एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में शैल बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। सेकेंड पॉइंट, अगर आप कोई भी गुड्स इंपोर्ट करते हो आउटसाइड इंडिया से तो उसको इंटर स्टेट परचेज कहा जाएगा। ठीक है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में अगर आप कोई भी गुड्स इंपोर्ट करते हो इंडिया के अंदर। तीसरा, अगर आप सप्लाई करते हो सर्विस का जहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई टू डिफरेंट स्टेट के अंदर है या टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी में या फिर एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में, तो शैल बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, मतलब इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा उसको। ठीक है, अगर आप सप्लाई ऑफ सर्विस इंपोर्टेड इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो इंडिया के अंदर, तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाएगा। अब नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ व्हेन द सप्लायर लोकेटेड इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, सप्लायर इंडिया के अंदर है लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, तो भी उसको अपन इंटर स्टेट सप्लाई कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, सप्लाई सर्विस और गुड्स सप्लाई बाय और टू एससीजेड डेवलपर और यूनिट। ठीक है, एससीजेड यूनिट है उत्तर प्रदेश में, पर्सन लोकेटेड आउटसाइड एससीजेड इन उत्तर प्रदेश, तो इसको अपन इंटर स्टेट सप्लाई कहेंगे। ठीक है, अगर आप सप्लाई कर रहे हो एससीजेड यूनिट को या एससीजेड डेवलपर को, या एससीजेड यूनिट या डेवलपर सप्लाई कर रहा है आपको, ठीक है, तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई कहा जाता है। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन टैक्सेबल टेरिटरी नॉट बीइंग एन इंट्रा स्टेट सप्लाई नॉट कवर एल्सवेयर इन दिस सेक्शन, अगर कोई भी सप्लाई है, ठीक है, टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, वो इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है तो फिर उसको इंटर स्टेट मानना होगा। जैसे कि ये फॉरेन टूरिस्टर आते हैं इंडिया के अंदर, गुड्स परचेज करते हैं, कुछ भी चीज़ें परचेज करते हैं, ठीक है, तो उसको आपको इंटर स्टेट मानना है। सेक्शन 8 इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंदर क्या होता है, सप्लायर, इंट्रा स्टेट सप्लाई में क्या होता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स जहां पर सप्लायर की लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट सेम यूनियन टेरिटरी के अंदर होती है, तो उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हैं। सप्लायर भी राजस्थान के अंदर है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी राजस्थान में, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गया। प्रोवाइडेड दैट फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स शैल नॉट बी ट्रीटेड एज इंट्रा स्टेट सप्लाई। कौन कौन सी, सबसे पहले अगर राजस्थान के अंदर एससीजेड यूनिट है, ठीक है, और नॉन एससीजेड यूनिट भी राजस्थान के अंदर है, तो इन दोनों के बीच में अगर सप्लाई होती है तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स इंपोर्टेड इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया टिल दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया, उसको भी इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं, इंट्रा स्टेट नहीं कहेंगे। सप्लाई मेड टू टूरिस्टर, अगर आप टूरिस्टर को कोई भी गुड्स सेल करते हो, ठीक है, जैसे टूरिस्टर ने पानी की बोतल खरीदी, ठीक है, तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई कहेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल दिया है मैंने। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस आर इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी शैल बी ट्रीटेड एज ए इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस शैल नॉट इंक्लूड सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू और बाई एससीजेड डेवलपर और यूनिट। ये गुड्स का पॉइंट था, ये सर्विस का पॉइंट है। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट वेयर ए पर्सन हैज एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, एन एस्टेब्लिशमेंट इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी और अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, एस्टेब्लिशमेंट है उसका स्टेट और यूनियन टेरिटरी में और अदर एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, देन सच एस्टेब्लिशमेंट शैल बी ट्रीटेड एज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। ये लेवी चैप्टर में मैंने आपको बताया था डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, उसको यहाँ डिस्कस, उसको ही यहाँ एक्सप्लेन किया है। ए पर्सन कैरी ऑन बिजनेस थ्रू ए ब्रांच और एजेंसी और रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस इन एनी टेरिटरी शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग ए एस्टेब्लिशमेंट इन दैट टेरिटरी। इसका मतलब ये हो गया, अगर किसी भी पर्सन की कोई भी ब्रांच है, एजेंसी है या फिर रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस है, तो हम मान लेंगे कि वो क्या है, उसका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेक्शन 9। ठीक है, सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर इज इन टेरिटोरियल वाटर, मतलब सप्लायर का है टेरिटोरियल वाटर में, तो लोकेशन ऑफ सच सप्लायर क्या होगा, ठीक है, वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई इज टेरिटोरियल वाटर, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई टेरिटोरियल वाटर में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, शैल, मतलब सप्लायर का लोकेशन, अगर सप्लाई टेरिटोरियल वाटर में है तो, अगर प्लेस ऑफ सप्लाई टेरिटोरियल वाटर में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल।
ठीक है। शैल बी डीम्ड टू बी द कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोप्रिएट बेस लाइन इज लोकेटेड। मतलब जो भी टेरिटोरियल वाटर है ना, उसके नजदीक में कौन सा कोस्टल स्टेट है और यूनियन टेरिटरी, सबसे नजदीक वाला नियरेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोप्रिएट बेस लाइन। यहाँ वर्ड क्या यूज हो, नियरेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोप्रिएट बेस लाइन, ठीक है। वो वाला स्टेट क्या हो जाएगा, या तो सप्लायर, अगर सप्लायर का लोकेशन वाटर के अंदर टेरिटोरियल वाटर में तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो स्टेट हो जाएगा। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई टेरिटोरियल वाटर में तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो स्टेट हो जाएगा। कौन सा स्टेट, नियरेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोप्रिएट बेस लाइन, कोस्टल स्टेट वाला। इसका क्वेश्चन आया था अभी एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट, हाँ अब बात करते हैं अपन सेक्शन 10। अब अपन आ चुके हैं प्लेस ऑफ सप्लाई में। प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 10, ठीक है। इन केस ऑफ गुड्स, यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात नहीं हो रही है, गुड्स की बात हो रही है, ठीक है। और वो भी इंडिया की ही बात हो रही है। वेयर दी सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट्स ऑफ गुड्स वेदर बाय सप्लायर और रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन। अगर सप्लाई इन्वॉल्व हो रहा है मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स मूव हो रहा है। जैसे मेरे पास में पानी की बोतल थी, मैंने आपको इसको सेल कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गुड्स मूव हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, गुड्स मूव हो रहा है। तो यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम एट विच मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। मैंने आपको बोतल सेल कर दी, आप ये बोतल कहाँ लेके जा रहे हो, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। मतलब गुड्स की डिलीवरी टर्मिनेट होनी चाहिए, टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट, ठीक है। गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। नेक्स्ट, where the goods are delivered to the recipient or any other person on the direction of third party by way of transfer of title। यानी कि यहाँ पर बात हो रही है बिल्ड टू शिप टू मॉडल की, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ बायर, ठीक है। जैसे कि ए पर्सन है जो राजस्थान का है, बी पर्सन है महाराष्ट्र का और सी पर्सन है गुजरात का। ए और बी के बीच में सप्लाई हुई है, ठीक है। लेकिन बी ने कहा आप क्या करो, ये गुड्स मुझे नहीं, सी को सेल कर दो, मतलब सी को सप्लाई कर दो, ठीक है। तो ए और बी के बीच में सप्लाई हुआ है। तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ बायर। बायर कौन है यहाँ पर, बी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, तो महाराष्ट्र प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया। लेकिन यहाँ पर दूसरी सप्लाई और है, बी और सी के बीच में भी तो सप्लाई हुई है। यहाँ पर गुड्स कौन ट्रांसफर कर रहा है, ए ट्रांसफर कर रहा है सी को। तो यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, गुड्स का मूवमेंट हो रहा है। ए गुड्स को सी को भेजेगा ना गुजरात में, तो यहाँ मतलब गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व हो रहा है। तो गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व होता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है, ये रहा, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम एट विच मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट, दैट इज द गुजरात। तो एक प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ बायर, ठीक है, वो हो गया अपना महाराष्ट्र। दूसरा क्या हो गया, गुजरात। दो सप्लाई हो गई यहाँ पर। नेक्स्ट, वेयर देयर इज नो मूवमेंट इन्वॉल्व, कोई मूवमेंट इन्वॉल्व ही नहीं है। मतलब जैसे बड़े बड़े मॉल्स में ये जनरेटर लगे रहते हैं ना, ये अगर इनकी सप्लाई हो रही है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। जिस टाइम पर हमने रेसिपिएंट को सेल किया था ना, उस टाइम पर गुड्स कहाँ पर लोकेटेड है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। नेक्स्ट, वेयर द गुड्स आर असेंबल और इंस्टॉल एट साइट। अगर गुड्स असेंबल और इंस्टॉल साइट पर हो रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पर गुड्स इंस्टॉल हो रहा है। वेयर द गुड्स आर सप्लाई ऑन द बोर्ड ए कन्वेंस लाइक वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन वगैरह। जैसे कि ट्रेन जा रही है मुंबई से राजस्थान आ रही है, ठीक है, और गुजरात के अंदर मूंगफली वाले ट्रेन के अंदर चढ़ गए, मूंगफली ले लो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड द कन्वेंस, यानी कि अहमदाबाद गुजरात, जहां से वो मूंगफली वाले मूंगफली लेके ट्रेन में चढ़े थे, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। क्योंकि गुड्स है, यहाँ पर गुड्स की बात हो रही, सर्विस की नहीं, गुड्स है मूंगफली। प्लेस वेयर सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड द कन्वेंस। नेक्स्ट, ये प्रिस्क्राइब्ड मैनर कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। यहाँ से भी क्वेश्चन आया था, आप इंपोर्ट कर रहे हो तो इंपोर्ट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। यहाँ ध्यान रखना बहुत जरूरी है, यहाँ पर क्या कह रहा है, ये लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, ठीक है। एक्सपोर्ट के केस में तो क्या कह दिया इसने, लोकेशन आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया किसी का भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब अपन इंपोर्ट करते हैं, परचेज करते हैं, तो लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, मतलब इंपोर्टर को स्टेट में तो होगा ना, सारे स्टेट थोड़ी होगा, किसी स्टेट में, तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था इसका। जैसे कि मैंने गुड्स परचेज इंपोर्ट किया था, ठीक है, आउटसाइड इंडिया से, और गुड्स आया गुजरात कांडला पोर्ट के ऊपर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई, और मैं राजस्थान का हूं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, कांडला पोर्ट होगा क्या, नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, यानी कि मेरा लोकेशन, मैं कहाँ का हूँ, मैं राजस्थान का हूँ, तो राजस्थान प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, ठीक है। और एक्सपोर्ट करते हैं तो आउटसाइड इंडिया, अपने को मतलब नहीं आउटसाइड इंडिया, क्योंकि टैक्स ही नहीं लगेगा आउटसाइड इंडिया में, तो ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 12। सेक्शन 12 क्या कहता है कि यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, अब सर्विस की बात आती है, वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट इज इन इंडिया, मतलब सप्लायर भी इंडिया का है और रेसिपिएंट भी इंडिया का है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी। अब बात करते हैं सबसे पहले अपन जनरल प्रोविजन की। जनरल प्रोविजन क्या कहता है, जनरल प्रोविजन कहता है
कि अगर सप्लाई ऑफ सर्विस रेसिपिएंट रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को अगर हम सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हैं, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो अगर अपने पास में एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है रेसिपिएंट का तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर रेसिपिएंट का अपने पास में लोकेशन नहीं है, ठीक है, डज नॉट, यहाँ डज नॉट आएगा, ठीक है, देखो डज नॉट एग्जिट, यहाँ डज नॉट आएगा, ठीक है, डज नॉट आएगा यहाँ पर। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, यहाँ पर लोकेशन ऑफ सप्लायर आएगा, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, ठीक है, यहाँ पर लोकेशन ऑफ सप्लायर आएगा, ठीक है। रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, तो क्या हो जाएगा, सप्लायर का लोकेशन अपना प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक है, सप्लायर का लोकेशन। ये हो गया अपना जनरल रूल। जनरल रूल क्या कहता है, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अगर अनरजिस्टर्ड है और उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, ठीक है, और अगर उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। 1 सेकेंड, ठीक है, ये हो गया अपना प्लेस ऑफ सप्लाई। अब अपन बात करते हैं स्पेसिफिक प्रोविजन की। स्पेसिफिक प्रोविजन क्या कहता है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 के अंदर स्पेसिफिक प्रोविजन दे रखे हैं, वो अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज इंक्लूडिंग अकोमोडेशन इन होटल, बोट, वेसल। तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, यहाँ पर होगा लोकेशन एट विच सच इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोट टू वेसल इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। मतलब अगर कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज जैसे आर्किटेक्चर सर्विसेज है, ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहाँ पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट का लोकेशन होगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर ही है तो जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। नेक्स्ट, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बोट इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट, एक से ज्यादा स्टेट के अंदर लोकेटेड है, ठीक है, तो ईच सच स्टेट इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड इन ईच स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट, रेस्टोरेंट, कैटरिंग सर्विसेज और पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, तो ये सब सर्विसेज कहाँ दी जाती है, ठीक है, जहां पर ये सर्विसेज दी जाती है ना वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। लोकेशन वेयर सच सर्विस आर एक्चुअली परफॉर्म, ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। अगर ये सर्विस B2B का मतलब होता है रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दी जा रही है, B2C का मतलब हो गया अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दी जा रही है। अगर ट्रेनिंग की सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है जैसे मुझे दी जा रही है, ठीक है, तो लोकेशन वेयर सर्विस आर एक्चुअली परफॉर्म, जहां पर सर्विसेज ट्रेनिंग की सर्विस दी जा रही है ना वो अपना प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। नेक्स्ट, एडमिशन टू एन इवेंट और अम्यूजमेंट पार्क, एडमिशन टू एन इवेंट एंड अम्यूजमेंट पार्क, प्लेस वेयर सच इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड और पार्क और अदर प्लेस इज लोकेटेड। मतलब जैसे कि IPL का मैच हो रहा है जयपुर के अंदर, तो उसका वो एक इवेंट है ना, उसके एडमिशन, उसकी टिकट्स, एडमिशन टू इवेंट, ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जयपुर होगा, जहां पर वो IPL का मैच हो रहा है, ठीक है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट, मतलब अब यहाँ पर उस इवेंट को ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस दी जा रही है, तो अगर ये सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन, और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है तो वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, दैट इज जयपुर, जयपुर में इवेंट हो रहा है। अगर इवेंट हो रहा है इंडिया के बाहर, ठीक है, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, ठीक है, अगर मैच, ठीक है, इंडिया के बाहर हो रहा है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, और इंडिया के अंदर हो रहा है तो दो बातें होंगी, रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है तो लोकेशन जहां पर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इवेंट एक से ज्यादा स्टेट में हेल्ड हो रहा है तो प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ सर्विस के हिसाब से उसको बांट देंगे अपन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल और कुरियर, ठीक है, तो अगर ये सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दी जा रही है किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन इज प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर ये सर्विस दी जा रही है किसको, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दी जा रही है, तो लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि जहां पर गुड्स दिए हैंड ओवर किए गए थे ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, ठीक है, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है तो। अगर गुड्स इंडिया के बाहर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो लोकेशन ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, ये एक ही पॉइंट है जहां पर अगर कोई
चीज इंडिया के बाहर जा रही है, जैसे अपने अगर आप अभी अपन ने देखा था इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाएगा, ठीक है। अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाएगा। लेकिन अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है आउटसाइड इंडिया तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, जहां पर गुड्स पहुंच रहा है ना वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, ठीक है। ये अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में, और रजिस्टर्ड पर्सन के केस में क्या होगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में जहां पर गुड्स हैंड ओवर हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिए तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, और अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिए तो प्लेस वेयर पैसेंजर एम्बार्क ऑन द कन्वेंस फॉर ए कंटिन्यू जर्नी, यानी कि जहां से पैसेंजर ने एम्बार्क किया, एंटर किया है कन्वेंस में, ठीक है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। रिटर्न जर्नी और स्टार्टिंग जर्नी दोनों अलग अलग जर्नी होती है, तो दोनों का प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट सर्विस ऑन बोर्ड ए कन्वेंस। मैंने गुड्स का बताया था, गुड्स ऑन बोर्ड ए कन्वेंस तो क्या होता है, जहाँ पर गुड्स अपन टेकन ऑन कन्वेंस, ठीक है। लेकिन सर्विस के केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सर्विस कोई लेके थोड़ी चढ़ता है। सर्विस तो जैसे कि एरोप्लेन के अंदर अपन जा रहे हैं, ठीक है, अपन ने गाने सुन लिए तो अपने सर्विस ही तो ली है ना वहां पर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी। जैसे कि प्लेन जयपुर से उड़ रहा है तो जयपुर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर फॉर दैट कन्वेंस ऑफ द जर्नी, ठीक है। बैंकिंग और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज है, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर। ऑब्वियस सी बात है ना, बैंकिंग के केस में कस्टमर का रिकॉर्ड तो रहेगा ना, तो उसका लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, ठीक है। नेक्स्ट लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस इफ लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज नॉट अवेलेबल। अगर कस्टमर आपका, अगर कोई भी पर्सन आपके पास में आता है वो आपका कस्टमर नहीं है, रेगुलर कस्टमर नहीं है, कोई दूसरे बैंक का कस्टमर है, तो उसका एड्रेस आपके पास में नहीं रहेगा, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ सप्लाई सप्लायर, ठीक है। अगर आपका कस्टमर है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, क्योंकि अपने पास में उसका रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है सप्लायर का, इन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर, सप्लायर के पास में रिकॉर्ड है किसका, रेसिपिएंट का। इंश्योरेंस सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिए तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिए तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर। सप्लायर के रिकॉर्ड में जो भी रिकॉर्ड होगा ना रेसिपिएंट का, वो होगा अपना प्लेस ऑफ सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में। अब बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज टू दी गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ईच ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी जहां पर एडवर्टाइजमेंट ब्रॉडकास्ट होगा, डिस्प्ले रन, ठीक है, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ईच स्टेट जहां पर वो एडवर्टाइजमेंट ब्रॉडकास्ट हो रहा है। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इन्वॉल्व फिक्स लाइन लीज एंड इंटरनेट लीज सर्किट, ठीक है, डिस एंटीना। तो लोकेशन वेयर फिक्स मतलब जहां पर ये फिक्स लाइन, ठीक है, ये डिस एंटीना जहां पर भी इंस्टॉल किए जाते हैं ना, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। नेक्स्ट पोस्ट पेड सर्विसेज और प्री पेड सर्विसेज। पोस्ट पेड सर्विसेज में तो बिलिंग एड्रेस होता है, तो लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। प्रीपेड के केस में क्या होता है कि अगर जो प्रीपेड वाउचर्स होते हैं ना वो सेल किए जा रहे हैं सेलिंग एजेंट के थ्रू, रीसेलर डिस्ट्रीब्यूटर, तो लोकेशन ऑफ सच सेलिंग एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और अगर बाई एनी पर्सन, जैसे कि रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत से लोग खड़े रहते हैं ना, ये कूपन ले लो, वाउचर, ठीक है, ये 10 रुपए का रिचार्ज, 20 रुपए का रिचार्ज, तो लोकेशन वेयर सच प्री पेमेंट इज रिसीव्ड, ठीक है, और प्लेस ऑफ सेल ऑफ वाउचर जहां पर वो वाउचर बेचे जाते हैं। नेक्स्ट, व्हेन पेमेंट मेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, जैसे अपन इंटरनेट के थ्रू रिचार्ज करवा लेते हैं, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लाई। इन एनी अदर केस में एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट इन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लाई, इफ सेम इज नॉट अवेलेबल तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। ये अपने को ध्यान रखना है, अगर रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अदरवाइज लोकेशन ऑफ सप्लायर, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैनर क्या रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन करने का, प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, रिलेटेड सर्विसेज का। अगर सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लॉजिंग अकोमोडेशन इन होटल, इन गेस्ट हाउस वगैरह है, तो नंबर ऑफ नाइट स्टे इन सच प्रॉपर्टी, आपने उस प्रॉपर्टी पे कितने नाइट स्टे किए हैं, वो मतलब वो क्या रहेगा आपका फैक्टर होगा डिटरमाइन करने के लिए प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ सर्विस। नेक्स्ट, ऑल अदर सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि कोई मैरिज वगैरह ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस, तो एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइंग इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट, सर्विस प्रोवाइडेड by way of lodging accommodation in by a house boat,
वेसल और एंसिलरी सर्विसेज। तो टाइम स्पेंड बाय द बोट वेसल इन ईच स्टेट, मतलब बोट ने कौन से स्टेट में कितना टाइम स्पेंड किया उसके उसके हिसाब से अपन डिसाइड करेंगे। ठीक है, कि भाई वैल्यू ऑफ सर्विस कितनी प्रोपोर्शनेट अपने को इस स्टेट को देनी है और कितनी दूसरे स्टेट को बांटनी है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इससे भी पता नहीं चले तो जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रहते हैं, उसको अपन फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट अब ये है इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इन दिस रिगार्ड। अगर एडवर्टाइजमेंट सर्विस की बात हो रही है, यहाँ पर हमने पीछे पढ़ा था ना, इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी में हम बांट देंगे प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ सर्विस के हिसाब से एडवर्टाइजमेंट सर्विस का। तो अगर अपने पास में कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट नहीं है इस बिहाफ पर कि कौन से स्टेट में कितना अपने को बांटना है रेवेन्यू, तो अपन इस हिसाब से बांटेंगे। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर और पब्लिकेशन एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ सर्विस किस हिसाब से बांटेंगे अपन, विच आर पब्लिश इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। इसका मतलब क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट इन ऑल द एडिशन ऑफ न्यूज़पेपर और पब्लिकेशन विच आर पब्लिश इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है। और अगर प्रिंटेड मटेरियल पेम्पलेट्स वगैरह है, तो जो स्टेट जहाँ पर वो पेम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट इन होर्डिंग्स, जो स्टेट जहाँ पर वो होर्डिंग्स लगेगी। एडवर्टाइजमेंट ऑन ट्रेन, तो यहाँ पर रेलवे ट्रैक इन ईच ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, कौन कौन से स्टेट में रेलवे ट्रैक लगा है उसके हिसाब से अपन वैल्यू ऑफ सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। नेक्स्ट हो गया ऑयल एंड गैस कंपनीज, एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है ऑन द बैक ऑफ यूटिलिटी बैंक ऑफ ऑयल एंड बैंक कंपनी, कंज्यूमर हैविंग बिलिंग एड्रेस इन ईच सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, कंज्यूमर का जो भी कंज्यूमर को हम बिल भेजते हैं ना, तो वो कंज्यूमर कौन सी स्टेट में है उसमें अपन बांट देंगे सर वैल्यू ऑफ सर्विस को। नंबर ऑफ कंज्यूमर इन द स्टेट। ठीक है, अब रेलवे टिकट्स, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है रेलवे टिकट्स में, तो नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन इन ईच ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। एडवर्टाइजमेंट हो रहा है रेडियो स्टेशन के ऊपर, अमाउंट पेएबल टू सच रेडियो स्टेशन विच बाय वर्च्यू ऑफ इट्स नेम इज पार्ट ऑफ ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मतलब कौन कौन से स्टेट में उस रेडियो स्टेशन का नाम रजिस्टर्ड है, वहां पर हम उसको वैल्यू ऑफ सर्विस को उस स्टेट में भी बांटेंगे। ठीक है, ताकि प्लेस ऑफ सर्विस डिसाइड कर सके ना, इसीलिए एडवर्टाइजमेंट इन टीवी चैनल सेम टू सेम है, यहाँ पर भी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ व्यूवरशिप ऑफ सच चैनल इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। नेक्स्ट, सिनेमा हॉल, जहाँ मतलब अमाउंट पेएबल टू ए सिनेमा हॉल और स्क्रीन इन मल्टीप्लेक्स इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। इंटरनेट में, इंटरनेट के अंदर क्या हो जाएगा, इंटरनेट सब्सक्राइबर इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है इंटरनेट पर। एसएमएस के थ्रू, तो ऑन द बेसिस ऑफ टेलीकॉम सब्सक्राइबर इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेक्शन 13, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 13। यहाँ पर क्या होता है कि सप्लायर का लोकेशन आउटसाइड इंडिया हो सकता है और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट भी आउटसाइड इंडिया हो सकता है। ठीक है, दोनों में से एक आउटसाइड इंडिया होगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं जनरल प्रोविजन की। जनरल प्रोविजन क्या कहता है, सप्लाई ऑफ सर्विस, स्पेसिफिक सर्विस कवर्ड बाय सेक्शन 38 सबसेक्शन 3। या अपन पढ़ेंगे सेक्शन 38 सबसेक्शन 3, मतलब सबसेक्शन 3 से लेकर के 38 तक। ठीक है, अगर वहां पर कवर है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जो स्पेसिफिक प्रोविजन में दे रखा है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। इन एनी अदर केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, अगर अपने पास में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस अवेलेबल है, हाँ है, ठीक है, यस, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। और अगर अपने पास में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो सप्लायर का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं स्पेसिफिक प्रोविजन, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन ये सर्विस सप्लाई इन रिलेशन ऑफ गुड्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फिजिकली अवेलेबल। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी गुड्स है जिसके रिगार्डिंग में हम कोई सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर रिपेयरिंग सर्विसेज है, जो क्या कहता है कि फिजिकल, जिसके लिए अपने को लैपटॉप फिजिकली चाहिए होता है ना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पर सर्विस एक्चुअली परफॉर्म, मतलब जहां पर वो रिपेयरिंग का काम हो रहा है ना, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। सर्विसेज सप्लाई इन रिलेशन ऑफ इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स बट फॉर्म ए रिमोट लोकेशन। ठीक है, बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इसका मतलब ये हो गया, मैं यहाँ बैठा बैठा आपका कंप्यूटर सही कर दूंगा रिमोट, मतलब मैं हूँ राजस्थान में, आप हो गुजरात में, मैं यहाँ बैठा बैठा आपका कंप्यूटर सही कर दूंगा। तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन वेयर गुड्स आर सिचुएटेड, मतलब गुजरात। ठीक है,
एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ये प्रोविजन नहीं लगेंगे अगर गुड्स टेम्पररी इंपोर्ट किया जा रहा है रिपेयर ट्रीटमेंट प्रोसेस वगैरह के लिए, तो उस केस में जीएसटी भी नहीं लगता है। ये अपन कस्टम चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ अच्छे से समझ में आएगा। सर्विसेज विच रिक्वायर्ड द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द रेसिपिएंट और द पर्सन एक्टिंग ऑन हिज बिहाफ विद सप्लायर ऑफ सर्विस, तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। ठीक है, यहाँ पर फिजिकल प्रेजेंस चाहिए होता है रेसिपिएंट का, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहाँ पर सर्विस दी जा रही है ना, एक्चुअल में परफॉर्म हो रही है सर्विस, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। नेक्स्ट, सर्विस सप्लाई डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज जैसे आर्किटेक्चर सर्विसेज है, इंजीनियरिंग सर्विसेज है, ठीक है, इंक्लूडिंग अकोमोडेशन इन होटल बोट वेसल, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ओके, एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट में एडमिशन, ठीक है, और उस इवेंट को ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस दी जा रही है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, यहाँ होगा प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस वेयर सच इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, जहां पर इवेंट एक्चुअल में हेल्ड हो रहा है ना, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। सेक्शन 12 में अपन ने क्या देखा था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट में दो पार्ट दे रखे थे। अगर सर्विस दी जा रही है रजिस्टर्ड पर्सन को तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है तो इवेंट जहां पर इवेंट एक्चुअल में हेल्ड हो रहा है। ठीक है, लेकिन सेक्शन 38 में ऐसा नहीं है, यहाँ पर सीधा सीधा बोल दिया जहां पर इवेंट एक्चुअली हेल्ड हो रहा है ना, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, चाहे वो इंडिया के बाहर हो चाहे इंडिया के अंदर हो, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अब बात करते हैं, अगर मोर देन वन स्टेट में है तो ईच सच स्टेट इन प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। एट मोर देन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि गुड्स इंडिविजुअल रिलेटेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड और इवेंट रिलेटेड। ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विस एट मोर देन वन लोकेशन, सर्विस सप्लाई हो रही है एक से ज्यादा लोकेशन पर। ठीक है, एट मोर देन वन लोकेशन इंक्लूडिंग ए लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी, जैसे कोई सर्विसेज है जो सप्लाई हो रही है चार कंट्री के अंदर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, जापान, तो एक पार्ट सर्विस का पार्ट इंडिया में भी तो हो रहा है ना, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आंख बंद करके इंडिया मान लीजिए, लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी मान लीजिए, क्योंकि अब इसको प्रोपोर्शनेट बांटने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कंट्री बाय कंट्री की बात हो रही है, स्टेट की बात नहीं हो रही है। ठीक है, सर्विस एस आर सप्लाई एट मोर देन वन लोकेशन, ठीक है, तो इंक्लूडिंग ए लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुआ, लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी, दैट इज इंडिया। ठीक है, अब इंडिया के अंदर भी एक से ज्यादा स्टेट में हो रही है तो अपन प्रोपोर्शनेट बांटेंगे उसको वैल्यू ऑफ सर्विस के बेसिस पे। नेक्स्ट, सर्विसेज सप्लाई बाय ए बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी टू अकाउंट होल्डर, ये बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी अपने अकाउंट होल्डर को सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, यानी कि ये जो भी सप्लायर ऑफ सर्विस होते हैं ना, इनका लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अकाउंट होल्डर को सर्विस दी जा रही है तो ऐसा होगा, अगर ये सर्विस दी जा रही है नॉन अकाउंट होल्डर को तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ रेसिपिएंट। या इसका एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, देखो बैंक्स अगर सर्विस दे, अपन सेक्शन 13 पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर बैंक अगर सर्विस दे रही है अकाउंट होल्डर को तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। ठीक है, अगर बैंक सर्विस दे रही है किसको, नॉन अकाउंट होल्डर को, जिस तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ठीक है, जैसे मैं स्विट्जरलैंड गया और वहाँ का कोई बैंक था जिसका मैं अकाउंट होल्डर नहीं हूँ, नॉन अकाउंट होल्डर हूँ, वहाँ से कुछ मुझे डीडीपीटी बनानी थी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, यानी कि मेरा लोकेशन यानी इंडिया, यह प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। लेकिन ये सर्विस दी जा रही है अकाउंट होल्डर को, अगर मैं उस बैंक का अकाउंट होल्डर होता तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, यानी कि वो बैंक स्विट्जरलैंड प्लेस ऑफ सप्लाई होता। ये याद रखना है आपको। इंटरमीडियरी सर्विसेज दी जा रही है तो प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। सर्विसेज consisting of hiring of means of transport including yacht but excluding aircraft vessel up to a period of 1 month। ठीक है, ये अगर आपको हायरिंग पर दी जा रही है क्या, एयरक्राफ्ट और वेसल को छोड़ के बाकी सारी चीजें, ठीक है, 1 महीने के लिए, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए गया, मुझे स्कूटी चाहिए थी घूमने के लिए, मैंने स्कूटी रेंटिंग पर ली थी, ठीक है, हायर किया उसको, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो बंदा है ना वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। एयरक्राफ्ट और वेसल को एक्सक्लूड किया है यहाँ पर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन बाय वे ऑफ मेल और कुरियर, तो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स, ये अपन ने सेक्शन 12 में भी पढ़ा था, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है इंडिया के बाहर तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स। ठीक है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दी जा रही है तो प्लेस गुड्स, प्लेस वेयर द
प्लेस वेयर पैसेंजर एम्बार्क ऑन द कन्वेंस फॉर ए कंटिन्यूस जर्नी, जहाँ से पैसेंजर बैठता है ना वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ रहा हूँ तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ से मैं बैठा था, ठीक है। लेकिन अपन ने सेक्शन 12 में क्या पढ़ा था, सेक्शन 12 में क्या पढ़ा था कि ये सर्विस अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है तो प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क ऑन ए कंटिन्यूस जर्नी, एम्बार्क ऑन कन्वेंस फॉर ए कंटिन्यूस जर्नी, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड ए कन्वेंस, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस ऑफ द जर्नी, ओके। जहां से अपनी यात्रा चालू हुई थी ना वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा रिट्राइवल सर्विसेज OIDR सर्विसेज में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, ये भी पढ़ेंगे इसको पूरा। अब बात करते हैं मैनर क्या होगा प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ सर्विस का कंप्यूट करने का। सबसे पहले सर्विस सप्लाई ऑन सेम गुड्स के रिगार्डिंग सर्विस सप्लाई की गई तो इक्वली डिवाइड कर दीजिए। अगर डिफरेंट गुड्स है तो रेशियो ऑफ द इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स इन ईच स्टेट, ठीक है। सर्विसेज डायरेक्टली, अगर सर्विस सप्लाई टू इंडिविजुअल तो जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी लगेगी। डायरेक्टली रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आपको डिटरमाइनिंग द प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 जो अपन ने पढ़ ही लिया था, पूरा इमूवेबल प्रॉपर्टी का पढ़ा था ना। सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन टू एन ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट, ठीक है। इस बिहाफ पर अपने को वैल्यू ऑफ सर्विस को प्रोपोर्शनेट करना होगा। अब अपन बात करते हैं सेक्शन 38 सबसेक्शन, हाँ अब कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज हैं उसके बारे में अपन प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। जहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर आउटसाइड इंडिया या फिर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, क्योंकि सेक्शन 13 तो उसके रिगार्डिंग है ना, और सप्लाई ऑफ सर्विस। पहला पॉइंट, स्पेसिफाइड research and development service related to the pharmaceutical sector supplied by a person located in taxable territory to a person located in non taxable territory, ठीक है। मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट की सर्विसेज है या फिर रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, ये सर्विस किसने दी है, एक पर्सन ने दी है जो इंडिया के अंदर है, पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। किसको दी है, पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, ठीक है। आउटसाइड इंडिया किसी भी पर्सन को दिए तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट कौन, आउटसाइड इंडिया वाला, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, ये कस्टम में देखेंगे। अब अगला है B2B। B2B का मतलब होता है अपना रजिस्टर्ड पर्सन, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल सर्विसेज, ठीक है, ऑफ एयरक्राफ्ट, इंजन, कंपोनेंट, पार्ट्स वगैरह। तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। रेसिपिएंट की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होगा रिपेयर के केस में। अब अपन बात करते हैं सेक्शन 48 ऑफ IGST एक्ट, OIDR सर्विसेज। ये सेक्शन 14 दे रखा है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट अंडर GST चैप्टर 14 के अंदर, ठीक है, स्टडी मैट के अंदर, वहां से ये सेक्शन लिया गया है। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा रिट्राइवल सर्विसेज, डेटा एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विसेज। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैं कौन हूँ, नॉन टैक्सेबल पर्सन हूँ। मैंने क्या किया, नेटफ्लिक्स से कोई मूवी डाउनलोड की है, ठीक है, और नेटफ्लिक्स वाला आउटसाइड इंडिया वाला पर्सन है, तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया। तो यहाँ टैक्स कौन देगा, मैं तो दे नहीं सकता क्योंकि मैं रजिस्टर्ड पर्सन ही नहीं हूँ। तो इस केस में OIDR सर्विसेज को टैक्स पे करना पड़ता है इंडिया के अंदर, क्योंकि उसने सर्विस दी है किसको, नॉन टैक्सेबल पर्सन को, ठीक है। तो इसको ही डिस्कस करते हैं। ऑन सप्लाई ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड database access and retrieval services by a person located in non-taxable territory and received by a non-taxable online recipient। मतलब सप्लाई किसने किया है, पर्सन जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, और रिसीव किसने किया है, रिसीव किया है नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट ने। तो जो भी सप्लायर है ना लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी शैल बी द पर्सन लायबल फॉर पेइंग इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन सच सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज। तो यहाँ पर OIDR सर्विस प्रोवाइडेड टैक्स पे करेगा इंडिया के अंदर। Provided that in case supply of OIDR services by a person located in non-taxable territory and received by a non-taxable online recipient, मैं हूँ नॉन टैक्सेबल हूँ और मैंने ऑनलाइन कोई मूवी डाउनलोड की तो ऑनलाइन रेसिपेंट हो गया, ठीक है। कैसे किया, थ्रू एन इंटरमीडिएटरी, जो भी वो पर्सन है ना, मतलब दलाल जो इंडिया के बाहर का है, लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का, जो अरेंज कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज शैल बी डीम्ड टू बी द रेसिपिएंट ऑफ सच सप्लाई, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि अगर मैं किसी भी इंटरमीडिएटरी के थ्रू कोई सर्विसेज ले रहा हूँ
तो क्या होगा, ऐसा मान लिया जाएगा कि जो भी सप्लाई लोकेटेड इन आउटसाइड इंडिया ना, वो सप्लाई कर रहा है किसको, इंटरमीडिएटरी को, और इंटरमीडिएटरी अपने को सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ टैक्स कौन पे करेगा, गवर्नमेंट को, इंटरमीडिएटरी टैक्स पे करेगा। लेकिन अगर इंटरमीडिएटरी टैक्स पेड करने से बचना चाहता है तो उसको ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड करनी होगी। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है ना, नीचे दी गई 4 कंडीशन, तो यहाँ पर कौन टैक्स पे करेगा, OIDR सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जो ओरिजिनल सप्लायर है ना वो टैक्स पे करेगा, इंटरमीडिएटरी टैक्स पे नहीं करेगा, इंटरमीडिएटरी। ठीक है, तो कंडीशंस क्या क्या है, इनवॉइस और कस्टमर बिल और रिसिप्ट इश्यू और मेड अवेलेबल बाय द इंटरमीडियरी टेकिंग पार्ट इन द सप्लाई क्लियरली आइडेंटिफाई द सर्विस इन क्वेश्चन एंड सप्लायर इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। मतलब वो इंटरमीडियरी है ना, उसको क्लियरली बता देना चाहिए कि सप्लायर कौन है और सप्लायर लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी और सर्विस कौन सी सर्विस दी जा रही है। ठीक है, इंटरमीडियरी इन्वॉल्व इन सप्लाई डज नॉट ऑथराइज द चार्ज टू कस्टमर एंड टेक पार्ट इन द चार्ज, which is that the intermediary neither collect or process payment in any manner, not responsible for payment between the non-taxable online recipient and supplier of such services। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इंटरमीडियरी है ना वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा मेरे से पैसा लेने के लिए, ठीक है, और ना ही वो इस प्रोसेस में पार्ट लेगा, पेमेंट की प्रोसेस में। ठीक है, डज नॉट ऑथराइज द चार्ज टू कस्टमर, वो ऑथराइज ही नहीं है मेरे से पैसा लेने के लिए वो। नेक्स्ट, इंटरमीडियरी इन्वॉल्व इन सप्लाई डज नॉट ऑथराइज डिलीवरी, मतलब जो इंटरमीडियरी है ना वो जैसे मैंने वो इंटरमीडियरी है ना वो डिलीवरी के लिए ऑथराइज नहीं होगा, डिलीवरी कौन करेगा, सप्लायर ही करेगा। ठीक है, इस केस में। नेक्स्ट, जनरल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सप्लाई आर नॉट सेट बाय द इंटरमीडियरी इन्वॉल्व इन द सप्लाई बट बाय द सप्लायर ऑफ सर्विस। जो भी टर्म्स और कंडीशन होगी ना सप्लाई की, वो कौन सेट करेगा, सप्लायर सेट करेगा। अगर इंटरमीडियरी सेट करता है तो वो उसको टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, इंटरमीडियरी सेट नहीं करेगा वो कंडीशंस, वो कौन सेट करेगा, सप्लायर, OIDR सर्विस प्रोवाइडर। अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो हम मान लेंगे सप्लायर कौन है, OIDR सर्विस प्रोवाइडर ही सप्लायर है और वो इंडिया में टैक्स पे करेगा। अब वो इंडिया में कैसे टैक्स पे करेगा, उसे इंडिया में पेमेंट करना होगा इंटीग्रेटेड टैक्स का, किसको, OIDR सर्विस प्रोवाइडर को। उसे सिंगल रजिस्ट्रेशन लेना होगा सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंदर। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी रिप्रेजेंटिंग सच सप्लायर for any purpose in taxable territory shall get registered and pay integrated tax on behalf of supplier। सप्लायर के बिहाफ पर अगर कोई भी बंदा टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है ऑलरेडी, ठीक है, तो वो उस बंदे को रजिस्ट्रेशन लेना होगा सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंदर और वो सप्लायर के बिहाफ पर टैक्स पे करेगा। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ सच सप्लायर डज नॉट हैव ए फिजिकल प्रेजेंस, अगर उसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है इंडिया में, ना ही उसका रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसको अपॉइंट करना पड़ेगा एक पर्सन को जो इंडिया में टैक्स पे करे। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ सच टैक्स। अब अपन बात करते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब क्या होता है, जीरो रेटेड सप्लाई में 2 चीज़ें आती है। पहली चीज़ आती है अपना एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस। आप इंडिया के बाहर कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करते हो ना, गुड्स और सर्विस का, तो वो जीरो रेटेड सप्लाई होता है। दूसरा होता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस टू दी SEZ यूनिट और डेवलपर। अगर आप SEZ यूनिट और डेवलपर को गुड्स सप्लाई करते हो, ठीक है, या फिर वहां से आपको आता है, तो वो जीरो रेटेड सप्लाई होता है। क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स में बी अवेलेबल फॉर मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई इवन इफ सप्लाई इज एग्जाम सप्लाई। इसका मतलब ये हो कि आप जो भी सप्लाई कर रहे हो ना वो एग्जाम सप्लाई है, लेकिन वो सप्लाई को बनाने में, मेक करने में कोई गुड्स लगा होगा ना, उस गुड्स पे आपने टैक्स पे किया था, ठीक है, तो उसकी आपको ITC मिल जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ए रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई कैन क्लेम रिफंड अंडर ईदर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक है, जीरो रेटेड सप्लाई का अगर रिफंड लेना चाहते हैं तो उसके पास में 2 ऑप्शन है, उन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन वो अडॉप्ट कर सकता है। पहला ऑप्शन, ही में सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज अंडर बॉन्ड और LUT लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स एंड क्लेम रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज ITC। इसका मतलब क्या हो गया कि वो बंदा सप्लाई करेगा, ठीक है, LUT में लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, मतलब विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, और जो भी उसके पास में ITC बच जाती है ना, तो उसका वो क्या कर लेगा, रिफंड क्लेम कर लेगा। नेक्स्ट, ही में सप्लाई गुड्स सर्विस ऑन पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, यानी वो इंटीग्रेटेड टैक्स का पेमेंट कर देगा, ठीक है, सप्लाई करते टाइम, और क्लेम कर लेगा रिफंड ऑफ सच टैक्स पेड ऑन सच गुड्स और सर्विस सप्लाई। जो भी उसने गुड्स और सर्विस सप्लाई की थी ना, उस टाइम उसने जो भी इंटीग्रेटेड टैक्स का पेमेंट किया था उसका वो रिफंड क्लेम कर लेगा। तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ, प्लेस ऑफ सप्लाई, एक्सपोर्ट इंपोर्टेशन, ठीक है, और इंटरस्टेट सप्लाई की डेफिनेशन भी अपन ने देख ली। सो थैंक यू सो मच गाइस।